हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और भाई सुरक्षित होंगे। देखो, अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था भाई सॉल्यूशन। यानी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे विलियन वाले चैप्टर की। और इस चैप्टर में मैंने आपको सॉल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताए थे, कंसंट्रेशन टर्म बताई थी। इसके अलावा हमने जो बात की थी वो बात की थी हेनरी नियम के ऊपर। हमने जो बात की थी वो बात की थी वाष्प दाब के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था अभी वो फिलहाल चल रहा था वेपर प्रेशर। क्या चल रहा था भाई? वेपर प्रेशर। ये चल रहा था वेपर प्रेशर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाष्प दाब। और मैंने बताया था वाष्प दाब क्या होता है कि एक नियत ताप पर, एक निश्चित ताप पर जब द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में होते हैं तो इस स्थिति में जो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है उस दाब को बोलते हैं वाष्प दाब। और वाष्प दाब का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है बैरोमेट्रिक विधि से। किससे कहते हैं? बताया था मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में। इसका मापन करते हैं हम बैरोमेट्रिक विधि से। एक विधि होती है उसको बोलते हैं बैरोमेट्रिक विधि। ये बात थी। फिर मैंने आपको वाष्प दाब के बारे में एक कॉन्सेप्ट समझाया था, उसका ग्राफ बताया था। ग्राफ कैसे होता है, इस प्रकार ग्राफ बताया था आपको मैंने। ये प्रेशर लिया था यहाँ पर हमने टाइम लिया था। इसको बताया था रेट ऑफ इवेपोराइजेशन, इसको बताया था रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये तो संघनन की दर थी, ये वाष्पन की दर थी। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है, साम्य आता है। और यहाँ पर जो प्रेशर होता है उसको बोला था हमने वेपर प्रेशर। फिर मैंने बताया था आपको वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक बताया था आपको तापमान। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। दूसरा बताया था आपको नेचर ऑफ लिक्विड, कि द्रव के अंदर जितने अंतर आणविक आकर्षण बंध मजबूत होंगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा भाई? कम। और तीसरा बताया था मैंने आपको पदार्थ की शुद्धता, यानी शुद्ध पदार्थ के अंदर जो वेपर प्रेशर होता है उसका मान क्या होता है भाई? ज्यादा। ये बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी और इसके एग्जाम्पल जो भी थे वो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बता दिए थे भाई। बात क्लियर है? अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। उस टॉपिक का नाम था अपने पास राउल्ट नियम। क्या नाम था अपने पास? राउल्ट नियम। कौन सा नियम? राउल्ट नियम। इंग्लिश में बोलते हैं इसको राउल्ट लॉ, राउल्ट्स लॉ। ठीक है भाई। यानी हम जो वाष्प दाब को जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ी किसके लिए रहे हैं भाई? राउल्ट के नियम के लिए। क्योंकि राउल्ट के नियम में हमको वाष्प दाब की काफी आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए उस टॉपिक को मैंने राउल्ट नियम से पहले पढ़ा है, ताकि राउल्ट नियम में जाकर आपको वाष्प दाब की पूरी कहानी समझ में आ जाए। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बात की थी, वापस कर लेता हूं वो बात। पहली बात तो ये, जो राउल्ट का नियम है, सुना बात ध्यान से, राउल्ट का नियम है और जो हेनरी का नियम है, सुनना मेरी बातों को ध्यान से। राउल्ट का नियम है और जो हेनरी का नियम है वो आपस में काफी मिलता जुलता है। मेरे वर्डों को ध्यान सुनना। राउल्ट का नियम और हेनरी का जो नियम है वो आपस में काफी मिलता जुलता है, बस एक चीज का डिफरेंस है और वो है अपने पास ये वाष्पशील घटक। इसे बोलते हैं इंग्लिश में वोलाटाइल, वोलाटाइल सब्सटेंस। यानी हेनरी का नियम इसके ऊपर नहीं लगता, जबकि राउल्ट का नियम ओनली फॉर ओनली किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है भाई? वाष्पशील घटक के ऊपर। यानी जो दिए गए ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं उसको बोलते हैं वाष्पशील घटक। उसे क्या बोलते हैं? वाष्पशील घटक। यानी हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, जो हेनरी का नियम बोलता है ना वो ही राउल्ट का नियम बोलता है। लेकिन अंतर क्या है? राउल्ट का नियम जो बताता है वो किसके लिए बताता है? वाष्पशील के लिए। किसके लिए बताता है? वाष्प। जबकि हेनरी का नियम किसके लिए बताता है? विलेयता के लिए, कि कोई भी गैस जब द्रव विलायक में घोली जाएगी तो उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव होगा, उसको किसने समझाया था? हेनरी ने। और राउल्ट किसके लिए बात करता है? वाष्पशील घटकों के लिए, कि जब भी कोई वाष्प बनेगी उसका जो दाब है वो दाब कैसा होगा, उसकी गणना आप कैसे करोगे, वो बात की थी अपने पास राउल्ट नाम वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको बोलते हैं राउल्ट का नियम। तो बात क्लियर कर रहे हैं अपन। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहली बात क्या है कि जो राउल्ट का नियम है वो लगता किसके ऊपर है भाई? वाष्पशील घटक के ऊपर। किसके ऊपर लगता है? वाष्पशील घटक के ऊपर। अब बात सुनो ध्यान से मुद्दे वाली। भाई हम जो नियम लगाएंगे वो लगाएंगे विलियन के ऊपर। किसके ऊपर लगाएंगे? विलियन के ऊपर, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? विलियन। और मैंने आपसे कहा था हम इस जो चैप्टर में जो विलियन पढ़ेंगे वो विलियन पढ़ेंगे भाई बाइनरी विलियन। कौन से विलियन पढ़ेंगे? बाइनरी विलियन। जानते हो ना बाइनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलियन। क्या बनेंगे? द्विअंगी विलियन। आपको बताया गया था द्विअंगी विलियन क्या है? जिसमें एक तो होता है सोल्यूट और एक अपने पास होता है सोलवेंट। यानी हमारे पास एक तो होगा विलय और एक हमारे पास होगा विलायक। इन दोनों से मिलकर जो विलियन बनेगा उस विलियन को बोलेंगे हम द्विअंगी विलियन।
और हमको जो राउल्ट का नियम लगाना है वो किसके ऊपर लगाना है, विलियन। जब मैं ये कहूं मेरे को जो राउल्ट का नियम लगाना है वो लगाना है किसके ऊपर, द्विअंगी विलियन के ऊपर। क्योंकि हम तो किसकी बात करेंगे, द्विअंगी विलियन के बारे में। क्योंकि हम तो जानते हैं हमारे पास सोल्यूट भी एक होगा, हमारे पास सोलवेंट भी एक होगा, तो उससे जो विलियन बनेगा वो द्विअंगी विलियन होगा। और इस पर जो नियम लगाएगा वो नियम कौन सा होगा हमारे पास, राउल्ट का नियम। अब सुनो बात ध्यान से, मैंने आपसे कहा था जब भी चेंज होगा वो चेंज कौन होगा, सोल्यूट। सोलवेंट तो चेंज होने वाला नहीं है ना। सोलवेंट तो आप 90% केमिस्ट्री में किसको लेके चलोगे, वाटर को। मतलब हम जो चेंज करेंगे वो चेंज किस में करेंगे, सोल्यूट में। यानी हम जो चेंज करने वाले हैं वो चेंज करेंगे भाई विलय में। किस में चेंज करेंगे, विलय में। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। पहली बात तो ये राउल्ट के नियम के बारे में कि राउल्ट का नियम किसके ऊपर लगता है भाई, वाष्पशील घटकों के ऊपर। राउल्ट का नियम किस पर लगाएंगे, विलियन। हम जानते हैं हमको इस पूरे चैप्टर में किस विलियन की बात करनी है भाई, द्विअंगी विलियन के बारे में। हम ये भी जानते हैं कि द्विअंगी विलियन क्या होता है, जिसमें एक तो विलय होता है और एक क्या होता है, विलायक। और हम ये भी जानते हैं विलायक हमारा परमानेंट क्या रहने वाला है, वाटर। केमिस्ट्री में 90% हम इसका यूज करते हैं, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक विलायक। यूनिवर्सल होता है ना, 90% विलायक का काम यही करता है। तो हमारे पास चेंज कौन सा रह जाएगा, सोल्यूट। यानी हम किसकी मात्रा को चेंज कर सकते हैं, विलय की मात्रा को। अगर आप विलय को चेंज करोगे तो आपका जो राउल्ट का नियम है उसके केस 2 बन जाएंगे। कितने केस हो जाएंगे इसके, 2। पहले सुन लेना इसका ओवरव्यू। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज वो राउल्ट के नियम का ओवरव्यू है। यानी हमको राउल्ट के नियम को किस प्रकार पढ़ना है और किस प्रकार समझना है। बाकी समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके जो ग्राफ बनते हैं वो आप अंगुलियों में बना लो भाई, ऑन टिप्स। आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि जो ग्राफ बने हैं वो कैसे बने हैं और वो ग्राफ हमें क्या समझाना चाहते हैं। बात क्लियर है? तो बिना बात के स्टार्ट करते हैं। पहली बात क्या थी अपने राउल्ट के नियम के बारे में, पहले मैं आपको बता दूं राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, इन दोनों के कथन बिल्कुल सेम है। जो बात हेनरी ने कही है वही बात किसने कही है भाई, राउल्ट ने। लेकिन अंतर किसका है, ओनली फॉर ओनली इसका। यानी जो राउल्ट का नियम है वो ओनली फॉर ओनली किसके ऊपर लगता है, वाष्पशील घटकों के ऊपर। फिर हम क्या करेंगे, हम जो राउल्ट का नियम लगाएंगे वो किसके ऊपर लगाएंगे, विलियन के ऊपर। और हम जानते हैं हमको जो विलियन पढ़ना है वो विलियन कौन सा पढ़ना है, द्विअंगी विलियन। हम ये भी जानते हैं कि द्विअंगी विलियन क्या होता है, जिसमें एक विलय होता है एक विलायक होता है। और हम ये भी जानते हैं हम विलायक को चेंज नहीं कर सकते, हमको विलायक तो वाटर ही काम में लेना है। तो आप चेंज किसको करोगे भाई, विलय को। अब विलय की प्रकृति के आधार पर भाई चेंज अगर आप विलय को करोगे तो आधार तो इसका होगा ना। विलय की प्रकृति के आधार पर आपके जो राउल्ट का नियम है उसके केस बनेंगे 2। कितने केस बनेंगे, फर्स्ट केस और सेकंड केस। अब आप कहोगे सर ये केस क्या है, सुनो ध्यान से बात। ये केस क्या है भाई, इन दोनों केसों में चाहे आप केस फर्स्ट लो चाहे आप केस सेकंड लो, इन दोनों केसों में सोलवेंट तो क्या रहने वाला है, वाटर। और आप जानते हो वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड। मतलब आप चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला लो, दोनों में जो सोलवेंट है वो तो परमानेंट हो गया भाई। और वो कौन हो गया अपने पास, लिक्विड। क्योंकि हम लिक्विड को चेंज ही नहीं कर रहे हैं ना, हमने सोलवेंट तो परमानेंट कर दिया, लिक्विड और लिक्विड। लेकिन हम सोल्यूट को चेंज कर सकते हैं। और सोल्यूट कौन कौन से होंगे, एक सोल्यूट तो होगा अपने पास वोलाटाइल, क्या होगा अपने पास, जो होगा वाष्पशील। और एक अपने पास होगा नॉन वोलाटाइल, क्या होगा अपने पास, नॉन वोलाटाइल, जो इसको बोलेंगे हिंदी में अवाष्पशील। पूरी बातों को समझना ध्यान से, पूरी बात आपको क्लियर समझ आने लग जाएगी। एक तो होगा अपने पास वाष्पशील और एक अपने पास होगा अवाष्पशील। एक तो अपने पास होगा वाष्पशील और एक अपने पास होगा अवाष्पशील। मतलब राउल्ट के नियम के कितने केस बनेंगे, 2। एक केस होगा जब आपका विलय वाष्पशील होगा और विलायक भी क्या होगा, वाष्पशील। देखो सोलवेंट लिक्विड है ना, और लिक्विड तो सारे क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं भाई। जितने भी लिक्विड है, अगर आप वाटर को ले भाई, यहां पर आप लिक्विड किसको लोगे, वाटर को। और आप जानते हो वाटर की बताओ वेपर बनती है नहीं बनती, बनती है ना। तो आपका जो मतलब आपका जो विलय है वो भी वाष्पशील है, आपका जो विलायक है वो भी वाष्पशील है। दूसरा केस क्या बनेगा, आपका विलय लोगे आप अवाष्पशील, यानी जिसकी कोई वेपर नहीं बनेगी, और आपका विलायक क्या होगा भाई, वाष्पशील। तो टोटल 2 ही केस बनेंगे, एक तो वाष्पशील के लिए और एक अवाष्पशील के लिए। अब आपके दिमाग में क्यों सुना रहा होगा, सर अभी अभी तो आपने कहा है कि आपका जो राउल्ट का नियम है वो ओनली फॉर ओनली किसके ऊपर लगता है, वाष्पशील के ऊपर। तो फिर सर आपने अवाष्पशील पे कैसे लगा दिया, सुनो बात ध्यान से भाई। यहां पर ये भी वाष्पशील था और ये तो वाष्पशील है ही है। जानते हो आप इस चीज को कि जितने भी लिक्विड है वो क्या होते हैं, वाष्पशील होते ही नहीं होते दिए गए टेम्परेचर पर। तो ये भी वाष्पशील है और ये भी वाष्पशील है, तो यहां तो लगना फिक्स है। आपको दिक्कत हो रही होगी यहां पे कि सर ये जब अवाष्पशील था तो फिर आपने राउल्ट का नियम कैसे लगाया। लेकिन आप देखो ना, आपका जो सोलवेंट है
बताओ वो वाष्पशील है कि नहीं, है कि नहीं। और आप जानते हो जब विलयन बनता है, आप जानते हो जब विलयन बनता है, तो मैंने बताया था आपको विलयन की जो भौतिक अवस्था है बताओ किससे मिलती है। मैंने बताई थी आपको कि जो विलयन की भौतिक अवस्था है वो किससे मिलती है भाई, विलायक से। किससे मिलती है, मतलब इन दोनों की जो भौतिक अवस्था है, यानी इन दोनों की जो फिजिकल स्टेट है बताओ सेम होगी ही नहीं होगी। अगर ये लिक्विड है तो इससे जो बनने वाला विलयन है बताओ वो भी लिक्विड होगा कि नहीं होगा। अगर वो भी लिक्विड है बताओ उसकी वेपर बनेगी नहीं बनेगी। अगर वेपर बनेगी तो वो क्या होगा, वाष्पशील। बताओ राउल्ट का नियम लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्या लगेगा, राउल्ट का नियम। एग्जाम्पल समझा सकता हूं इसका मैं। आपके पास एक गिलास पानी है, उसको आपने नमक डाल के ढक्कन से क्या कर दिया, बंद। थोड़ी देर में नमक का पानी घुल जाएगा। बताओ आपके पास नमक अवाष्पशील था कि नहीं था, लेकिन जैसे आपने पानी मिलाया बताओ वाष्पशील होगा कि नहीं होगा। जैसे ढक्कन को बंद कर दोगे आप तो विलयन तैयार हो गया ना। अब विलयन कौन सी अवस्था में हो गया, द्रवित अवस्था में। बताओ उसका वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा। अब लगेगा नहीं लगेगा राउल्ट का नियम। बात क्लियर है, ध्यान से देखो आप पहले बोर्ड पे हम क्या कहना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। पहली बात क्या, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और राउल्ट के नियम को समझने की कोशिश करेंगे कि राउल्ट का नियम कहना क्या चाहता है भाई। मैंने आपसे कहा पहली बात कि राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम आपस में काफी मिलता जुलता है, लेकिन राउल्ट के नियम में अंतर क्या है कि राउल्ट का जो नियम लगता है वो लगता है वाष्पशील घटक के ऊपर, और हम ये जानते हैं हमको जो राउल्ट का नियम लगाना है वो लगाना है विलयन के ऊपर। और हम ये भी जानते हैं कि हम जो विलयन पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे, द्विअंगी विलयन, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये चलते हैं। और हम ये भी जानते हैं द्विअंगी विलयन क्या होता है, जिसमें एक विलय होता है और एक क्या होता है, विलायक। और मैंने कहा है हम जो यहाँ विलायक लेंगे वो विलायक हमारे पास क्या रहने वाला है, लिक्विड। क्या लेने वाला है, लिक्विड। अगर विलायक लिक्विड है तो अब चेंज कौन हो सकता है, विलय। अब विलय हमारे पास दो हो सकते हैं, या तो विलय ले लो आप वाष्पशील जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वोलाटाइल, या विलय ले लो अवाष्पशील जिसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। तो हमारे पास राउल्ट के नियम के कितने केस बन जाएंगे, दो। एक केस फर्स्ट और एक केस बन जाएगा अपने पास सेकंड। बात क्लियर है। इस केस फर्स्ट को और इस केस को सेकंड को पढ़कर हमारा राउल्ट नियम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसलिए हमको राउल्ट के नियम कितने केस पढ़ने पड़ेंगे, दो। एक कौन सा केस, जिसमें आपका विलय भी वाष्पशील हो और आपका विलायक भी क्या हो, वाष्पशील। दूसरा केस क्या होगा, जिसमें आपका विलय तो हो अवाष्पशील और आपका विलायक क्या हो भाई, वाष्पशील। बात क्लियर है, स्टार्ट करें। तो मैं ये कहना चाहता राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम किसके ऊपर लगता है भाई, वाष्पशील घटक के ऊपर। कब लगेगा, विलयन। कौन सा विलयन, द्विअंगी विलयन। क्या होता है, सोल्यूट प्लस एक सोलवेंट। सोलवेंट चेंज नहीं होगा, सोल्यूट चेंज होगा। और सोल्यूट की प्रकृति के आधार पर, यानी विलय की प्रकृति के आधार पर आपका राउल्ट के नियम के जो कितने केस बनने वाले, दो। एक तो कब क्या होगा, जिसमें विलय भी आपका वाष्पशील होगा और विलायक भी आपका वाष्पशील होगा। एक क्या होगा, जिसमें आपका विलय अवाष्पशील होगा और विलायक क्या होगा, वाष्पशील। और एक समस्या आपकी दूर कर देता हूं, ये मत समझ जाना कि सर ये अवाष्पशील था और आपने तो कहा था कि वाष्पशील पर ही लगता है, फिर आपने यहां पर राउल्ट का नियम कैसे लगाया। मैंने आपसे कहा था कि विलय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं भाई, विलयन। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि विलयन की और विलायक की भौतिक अवस्था क्या होती है, समान। तो आपका विलायक अगर द्रव है तो आपका जो विलयन बनेगा बताओ वो भी द्रव होगा कि नहीं होगा। अगर वो भी द्रव बनेगा तो द्रव की तो बताओ वेपर बनेगी नहीं बनेगी। अगर वेपर बनेगी तो बताओ वेपर प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा। और वेपर प्रेशर बनेगा तो बताओ राउल्ट का नियम लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। तो इन दोनों केसों में किसका नियम लगने वाला है भाई, राउल्ट का नियम। तो पहले मैं आपको राउल्ट का नियम बताता हूं, उसके बाद इन केसों की बात करेंगे। देखो भाई राउल्ट का नियम क्या है, इसको रफ कर देते हैं पहले। ये तो बेसिक आइडिया था हमारा कि राउल्ट के नियम को हमको किस तरह पढ़ना है, किस तरह हमको इसको डील करना है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं राउल्ट के नियम की। पहले मैं राउल्ट का नियम लिख देता हूं, उसके बाद बात करेंगे राउल्ट के नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है, एक निश्चित ताप, देखो इसकी भी एक एक लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है, क्यों कह रहा है वो भी आप बता दूंगा आपको। एक निश्चित ताप पर किसी भी, एक निश्चित ताप पर किसी भी वाष्पशील घटक, एक निश्चित ताप पर किसी भी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब, परिभाषा को ध्यान से देखना। एक निश्चित ताप पर किसी भी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब, उस घटक की मोल भिन्न के, उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यह नियम है राउल्ट का नियम। क्या नियम है राउल्ट का, एक निश्चित ताप पर, देखो क्या बोल दिया इसे, पहली लाइन को ध्यान से पढ़ना, एक निश्चित ताप पर। और यह बात तो किसने की थी, हेनरी ने भी की थी। हेनरी ने क्या कहा था, एक निश्चित ताप पर
एक निश्चित ताप पर जब किसी गैस विलय को द्रव विलायक में घोला जाता है। हेनरी ने क्या कहा था, एक निश्चित ताप पर जब किसी गैस विलय को द्रव विलायक में घोला जाता है तो गैस की जो मात्रा m है उस गैस द्वारा लगाए गए दाब P के समानुपाती होती है। यह नियम कौन सा था, हेनरी का। या उसने कहा कि जो प्रेशर है वो किस पर निर्भर करेगा भाई, विलेयता पर। ये नियम किसका था, ये नियम था अपने पास हेनरी का। किसका नियम था ये, हेनरी का नियम था भाई ये। लेकिन हमको नियम कौन सा पढ़ना है, राउल्ट का। तो राउल्ट ने पहली बात क्या की, एक निश्चित ताप पर यानी टेम्परेचर क्या कर दिया उसने, कांस्टेंट। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान देना है, मतलब टेम्परेचर क्या कर दिया उसने, टेम्परेचर कर दिया भाई कांस्टेंट, टेम्परेचर फिक्स कर दिया। और आपको पता है टेम्परेचर फिक्स उसने क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था वेपर प्रेशर, और मैंने जब आपको वाष्प दाब पढ़ाया था भाई उसने वाष्प दाब की बात की है ना यहाँ पे। अगर वो वाष्प दाब की बात करेगा तो उसको टेम्परेचर फिक्स करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो टेम्परेचर चेंज करने पर वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है भाई, चेंज। बताया था मैंने आपको, जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बताया था मैंने आपको, इसलिए उसने टेम्परेचर क्या कर दिया भाई, कांस्टेंट। पढ़ाया था ना जब मैंने आपको जब वाष्प दाब के बारे में बताया था, तो उस पूरे प्रोसेस में मैंने टेम्परेचर को क्या किया था भाई, कांस्टेंट। क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं किया तो आपका वेपर प्रेशर हर प्रोसेस में लगाएगा, फिर आप गणना किस प्रकार करोगे। इसलिए हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया यहाँ पे, कांस्टेंट। पता लग गया क्यों किया है। और यही काम हमें हेनरी के नियम में भी किया था, क्योंकि हमको पता था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे विलेयता का मान क्या हो जाएगा, कम। इसलिए वहां पर भी टेम्परेचर क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट। बताओ समानता है कि नहीं, वहां भी ताप नियत था, यहां भी ताप क्या है, नियत। अब देखो ध्यान से परिभाषा पढ़ो फिर। एक निश्चित ताप पर किसी भी वाष्पशील घटक, ये बात इंपॉर्टेंट आ गई। अब किसकी बात कर रहे हैं, ओनली फॉर ओनली वाष्पशील घटक की। आप कहोगे सर ये बात क्यों की उसने, सुना वापिस परिभाषा सुनो ध्यान से, परिभाषा की लाइनों को ध्यान से समझना। एक निश्चित ताप पर, क्योंकि मैंने आपसे कहा है मैं परिभाषाओं को रटाऊंगा नहीं, परिभाषा को समझाऊंगा कि परिभाषा कैसे लिखी गई है और क्यों लिखी गई है। एक निश्चित ताप पर टेम्परेचर क्या कर दिया उसने, कांस्टेंट। टेम्परेचर उसने क्यों कांस्टेंट किया है, हमको बात समझ में आ गई, क्योंकि सर उसने वाष्प दाब के बारे में बात की है और हमने पढ़ा है अगर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो फिर तो हम वाष्प दाब की गणना कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब इसने जो लिखा है एक निश्चित ताप, वो बात बिल्कुल क्या है, सही। फिर आगे बढ़ो, क्या लिखा, एक निश्चित ताप पर किसी भी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब, ओनली किस घटक का वाष्प दाब, वाष्पशील घटक का। अब आप दिमाग लगाओ, क्या अवाष्पशील घटक का कोई वाष्प दाब होगा क्या, अवाष्पशील घटक का कोई वाष्प दाब होगा क्या, हो ही नहीं सकता भाई, जिसकी वेपर ही नहीं बनेगी। अगर आपने नमक, सोचो आपके पास ये कोई कंटेनर था, इस कंटेनर में आपने नमक डाल दिया, तो इसकी जब वेपर ही नहीं बनेगी, तो फिर वेपर प्रेशर कहां से काउंट करोगे आप। तो मैं कहूंगा अवाष्पशील घटक का तो कोई वाष्प दाब होने वाला है ही नहीं, तो फिर वो लिखेगा भी क्यों। इसलिए उसने पहले क्या लिख दिया, वाष्पशील घटक का वाष्प दाब, ओनली किस घटक का, वाष्पशील घटक का, क्योंकि उसको पता था अवाष्पशील घटक का तो कोई वाष्प दाब होता ही नहीं है, तो लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। अब पढ़ो परिभाषा। एक निश्चित ताप पर किसी भी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या कह रहा है, उस घटक की मोल भिन्न, और मोल भिन्न को कैसे दिखाते हैं हम, एक्स से, या इसको बोलते हैं हम काई। आप एक्स भी बोल सकते हो या काई भी बोल सकते हो, बताया था मैंने आपको, ये पढ़ाया था मैंने आपको सांद्रता इकाइयों में। इसको आप काई भी बोल सकते हो, इसको आप एक्स भी बोल सकते हो। बताए थे ना भाई कि जिसकी भी आपको मोल भिन्न निकालनी है उसकी मोल लिखो ऊपर, डिवाइड किससे कर दो, टोटल मोल से। यही तो बताया था आपको। क्या कह रहा है, एक निश्चित ताप पर किसी भी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मान लो अगर घटक मेरे पास ए है, माना मेरे पास कोई वाष्पशील घटक ए है, और मान लिया उसका वाष्प दाब अपने पास है पी ए। क्या है अपने पास, पी ए। सोचो ना, इस फॉर्मूले को लगा रहा हूं मैं। मान लिया कि हमारे पास कोई घटक ए है और वो वाष्पशील है, क्योंकि जब वाष्पशील होगा तभी वाष्प दाब काउंट होगा, और उसका वाष्प दाब अपने पास है पी ए। तो इस नियम के अनुसार क्या कह रहा है ये नियम, कि निश्चित ताप पर किसी भी वाष्पशील घटक हमारे पास क्या था, ए। अब लगा रहा हूं फॉर्मूला, देखो ध्यान से। एक निश्चित ताप पर किसी भी वाष्पशील घटक लगा दिया का वाष्प दाब क्या लगा दिया, पी। उस घटक की मोल भिन्न किसकी होगी, ए के समानुपाती होता है। अगर घटक अपने पास बी होता तो वाष्प दाब क्या बन जाता, एक्स बी। क्या बन जाता अपने पास, एक्स बी। सी होता तो एक्स सी बन जाता, होता ही नहीं होता। ये तो कह रहा है नियम कि एक निश्चित ताप पर किसी भी वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब है उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। तो मान लिया अपने पास घटक ए है
उस घटक का वाष्प दाब P है, तो इसका जो वाष्प दाब है वो इसकी क्या होगा, मोल भिन्न की, उस घटक की मोल भिन्न, जिस घटक की आप बात कर रहे हो उसी घटक की क्या होगा, मोल भिन्न। अगर आपके पास पदार्थ A है तो उसकी मोल भिन्न भी किसको लेनी पड़ेगी, आपको A की मोल भिन्न क्या होगी, XA, यानी इसके खुद के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। निकालना जानते हो मोल भिन्न, तो पढ़ाया था सांद्रता इकाइयों में। ये नियम कहलाता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है, एक निश्चित ताप पर किसी भी वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब है उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अगर आपको हेनरी नियम के कुछ बारे में पता हो तो हमने क्या कहा था, यहां पर भी जो प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, गैस की मोल भिन्न के बराबर। मतलब बिल्कुल सेम है कि नहीं। यहां भी प्रेशर होता है किसके बराबर होता है, एक्स गैस के, और इसको हमने सोल्व किया तो क्या निकाला था, P इक्वल टू KH गैस, जिसको KH को बोला था हमने हेनरी स्थिरांक। ऐसा ही तो है यहाँ भी प्रेशर किसके समानुपाती है, गैस की मोल भिन्न के। यहाँ भी प्रेशर किस समानुपाती है, उस घटक की मोल भिन्न के। पता हेनरी नियम को सेम है, लेकिन ये चेंज किस पर करता है, वाष्प, किस पर बात करता है, वाष्पशील घटक के ऊपर। इसको बोलते हैं राउल्ट का नियम। तो ध्यान से देख लो राउल्ट का नियम क्या है, क्या कहता है राउल्ट का नियम, कि एक निश्चित ताप पर किसी भी वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब है उस घटक की मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती। उस घटक की मोल भिन्न के क्या होगा भाई, समानुपाती। बात क्लियर है। इसको बोलते हैं राउल्ट का नियम। इसको क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम। और मैंने अभी भी आपको बताया कि जो राउल्ट का नियम है उसके लिए केस दो होंगे। एक केस क्या होगा जिसमें आप विलय वाष्पशील लोगे और विलायक भी आप वाष्पशील लोगे। दूसरा केस क्या होगा जिसमें आप विलय तो लोगे अवाष्पशील यानी नॉन वोलेटाइल, और आपके पास जो सोलवेंट होगा यानी आपके पास जो विलायक होगा वो लोगे आप वाष्पशील। और दोनों ही कंडीशन में कौन सा नियम लगाएंगे हम, राउल्ट का नियम। कौन सा नियम लगाएंगे, राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम आपको पता लग गया कि एक निश्चित ताप पर, ताप कांस्टेंट क्यों किया ये भी आपको पता लग गया, एक निश्चित ताप पर किसी भी वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब है उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। और आपको ये भी पता लग गया कि राउल्ट के नियम में और हेनरी के नियम में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो चेंज क्या होगा, अब सोचो अगर यहाँ पे मैं इस समानुपाती स्थिरांक को उठाऊंगा तो कोई ना कोई यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो वो वाला कांस्टेंट इस वाला कांस्टेंट आपस में तुल्य होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी X है, यहाँ भी X है, मतलब यहाँ पे जो होगा बताओ वो भी तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम लगभग मिलते जुलते हैं। बताऊंगा मैं आपको एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा कि राउल्ट के नियम की हेनरी के नियम के साथ समानता, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और आपको खुद को भी पता लग जाएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ भी प्रेशर किसके समानुपाती है, मोल भिन्न के, और यहाँ भी किससे समानुपाती है, मोल भिन्न के। अब यहाँ पर आया स्थिरांक हेनरी स्थिरांक, तो यहाँ पे कोई दूसरा स्थिरांक आएगा। अब वो ये नहीं कि सर राउल्ट स्थिरांक होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कोई दूसरा स्थिरांक आएगा, फिर वो दोनों बराबर हो जाएंगे और कह देंगे कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की इस प्रकार समान है। लेकिन वो बात तो बात की है, मैं पहले आपको राउल्ट के नियम की बात समझा रहा था कि निश्चित ताप पर किसी भी वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब है उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये नियम कहलाता है अपने पास राउल्ट का नियम। और मैंने अभी आपसे कहा कि राउल्ट का नियम हम लगाएंगे विलयन पर, विलयन में लगाएंगे द्विअंगी विलयन, और द्विअंगी विलयन में हमारे पास बनेंगे दो केस। एक केस क्या होगा जिसमें हमारा विलय वाष्पशील होगा और विलायक अवाष्पशील होगा। दूसरा विलय भी वाष्पशील होगा और विलायक भी वाष्पशील होगा। दूसरा केस क्या होगा जिसमें विलय तो हमारा अवाष्पशील होगा और विलायक क्या होगा हमारे पास, वाष्पशील। और दोनों ही कंडीशन में हम कौन सा नियम लगाएंगे, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब चलते हैं हम पहले केस की तरफ। केस फर्स्ट, कि हमारे पास पहला केस क्या है। केस फर्स्ट कौन सा है, इधर लिख देता हूं मैं सोल्यूट, पता रहेगा उससे आपको, प्लस सोलवेंट, और इधर क्या बनेगा अपने पास, सोल्यूशन। भाई आप जानते हो सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। तो सोल्यूट क्या लेंगे हम यहां पर, हम सोल्यूट लेंगे यहां पर क्या लेंगे भाई, वाष्पशील, यानी हम सोल्यूट लेंगे कौन, वोलाटाइल, यानी हम क्या लेंगे भाई, लिक्विड। किसको लेने वाले हैं हम, लिक्विड को। यानी सोल्यूट की भौतिक अवस्था कौन सी होगी अपने पास, लिक्विड होगी। क्या होगा वो, वाष्पशील। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। किस स्टेट में होगा वो, लिक्विड स्टेट में। इधर आ जाओ, सोलवेंट कौन सा लेंगे हम, वाष्पशील लेंगे। ये भी कैसा होगा भाई, वोलाटाइल होगा। भाई वाष्पशील वोलाटाइल मतलब तो एक तो होता है, किस स्टेट में होगा भाई, लिक्विड स्टेट में होगा। अब आपको पता है कि विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है वो किससे मिलती है, विलायक से। तो विलायक अगर वाष्पशील है तो विलयन भी कैसा होगा भाई, वाष्पशील होगा। कैसा होगा भाई, वोलाटाइल होगा। कौन सी स्टेट का होगा भाई, लिक्विड स्टेट का होगा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं भाई। अगर आपके पास सोल्यूट भी लिक्विड है, अगर आपके पास सोलवेंट भी लिक्विड है,
और तो पता है आपको कि सोलवेंट और सॉल्यूशन है, इन दोनों की फिजिकल स्टेट बिल्कुल सेम होती है। तो जैसा ये होगा वैसा ये होगा। एग्जांपल ले सकते हो आप, एग्जांपल ले सकते हो आप वाटर प्लस एथेनॉल, एग्जांपल ले सकते हो आप वाटर प्लस एथेनॉल। पता है आपको वाटर भी लिक्विड होता है, आपके इथेनॉल भी लिक्विड होती है, ये भी वेपोराइज, भाई ये भी वाष्पशील होती है और ये भी वाष्पशील होती है। बताओ ये भी वाष्पशील है, ये भी वाष्पशील है, बताओ वाष्पशील विलयन बनेगा नहीं बनेगा? यानी इन दोनों को मिलकर जो विलयन बनेगा उस पर किसका नियम लगाएंगे हम? राउल्ट का नियम। किसका नियम लगाएंगे? राउल्ट का नियम। अब आप मेरे को ये बताओ, नियम तो हम लगा देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, नियम तो लगाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि पहले मेरे को नियम का कॉन्सेप्ट समझाना था, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका। अब तो नियम लगाना तो बिल्कुल आसान है, अब तो कुछ नहीं, मैथमेटिक्स काम लेनी है थोड़ी सी। मैं तो आपसे मुद्दे वाली बात ये पूछ रहा हूँ, ये भी आपका लिक्विड है और ये भी आपका लिक्विड है, और हम कह रहे हैं कि दोनों ही वाष्पशील है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि बताओ अगर आपको वाटर दे दिया जाए और आपको एल्कोहल दे दिया जाए, इथाइल एल्कोहल, तो इन दोनों में ज़्यादा वाष्पशील कौन होगा? यदि आपको वाटर दे दिया जाए और आपको एथिल एल्कोहल दे दिया जाए, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा वाष्पशील कौन होगा? एंड इन दोनों में वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा? वाटर का ज़्यादा होगा इथेनॉल से, या इथेनॉल का ज़्यादा होगा वाटर से? ये बात बताओगे आप मुझे व्हाट्सएप पर, ये बात आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करोगे विथ रीजन कि सर इसका रीजन ये है। आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि वाटर का वेपर प्रेशर इथेनॉल से ज़्यादा है या इथेनॉल का वेपर प्रेशर किससे ज़्यादा है? वाटर से। फिर अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे हम केस फर्स्ट की। पता है? जब तक के लिए धन्यवाद। और ये वाली बात आपको मुझे बतानी है कि इन दोनों में वाष्प दाब ज़्यादा किसका होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको वाष्प दाब के बारे में कितना कुछ समझ में आया है। जब तक के लिए धन्यवाद, बात करेंगे अगले वाले लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको राउल्ट के नियम की ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी।